आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं आपके साथ में हूं राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल बीच बहस, और आज बीच बहस में चर्चा बजट की। मोदी सरकार का जो तीसरा टर्म है 3.0 का जो पहला पूर्ण बजट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसको पेश किया और यही कारण है कि आज बीच बहस में हम बात करेंगे कि जिस तरह से बजट से बदलाव की बयार की जो चर्चा है उस पर करेंगे। और पहले से ही तमाम सारी उम्मीदें बजट को लेकर थी। क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? क्या युवाओं, महिला, किसान और गरीब पर फोकस है ये बजट? क्या मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश इस बजट में की गई है? तमाम सारे पहलू होंगे, तमाम सारे सवाल होंगे, तमाम सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको हमारी जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर ये कैसा बजट है, उसके लिए कितने फायदेमंद बजट है, या फिर क्या वाकई ये दूरगामी सोच का बजट है। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आज बजट पेश किया गया है, देखिए जब भी सरकार की तरफ से कोई चीज लाई जाती है, कुछ भी प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के आरोप लगाए जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोदी 3.0 का बजट आज पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, 7वीं बार उन्होंने ये बजट पेश किया है। और तमाम कयास इस बजट को लेकर पहले भी लगाए जा रहे थे। तमाम तरीके की राहत जो मिडिल क्लास फैमिली को मिलने वाली है उसको लेकर भी, और इसके साथ साथ जिन 4 जातियों का आपने जिक्र किया, गरीब, युवा, रोजगार और अन्नदाता को लेकर, किसान को लेकर, ये जो तमाम राहत देने वाला बजट था, इसे माना जा रहा था कहीं ना कहीं इस दिशा में काम किया गया। 2047 तक जो विकसित भारत बताने का रोड मैप तैयार किया जाना था, ये कहा जा रहा था मोदी सरकार की ओर से कि ये जो बजट है वो रोड मैप के तौर पर काम करेगा 2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर। इस दिशा में ये बजट जो है वो कितना सकारात्मक है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दीपक गोयल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है। दीपक जी बहुत स्वागत है। मुकेश राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बीच मौजूद है। मुकेश जी बहुत स्वागत है। देवेंद्र विश्वकर्मा, आर्थिक विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच मौजूद हैं। प्रकाश सक्सेना जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है। और इसी के साथ श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल, इसका तमाम जो हमारा पैनल है, जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं, साथ ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके चश्मे से, इनकी नजर से हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट को लेकर तमाम सारी चर्चा इसके पहले थी। ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो तीसरा टर्म है मोदी का, वो उतना व्यक्तिगत तौर पर वो इतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि सहयोगियों के साथ कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी आपको साधना होगा। और ये भी कहा जा रहा था से संकल्प पत्र में, चुनाव के दरमियान जो जनता से वादे किए थे संकल्प पत्र में, और जो 4 का जिक्र इससे आपने भी किया, मैंने भी किया, 4 जो वर्गों को फोकस किया गया है, उसमें युवा शामिल है, उसमें महिला शामिल है, उसमें किसान शामिल है, उसमें गरीब शामिल है, कि इनको लेकर उनके पिटारे में क्या होगा। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई ये जनता की उम्मीदों का बजट है, क्या ये भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है, क्या ये भारत को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति के रूप में जिस तरह से कहा जा रहा है, इस दिशा का बजट है। मैं सीधे सीए दीपक गोयल जी के पास में आता हूं। गोयल साहब, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपसे, जानने की कोशिश करूंगा इन ऑल किस रूप में देखते इस बजट को। क्या ये जनता की उम्मीदों का बजट है? क्या ये भारत को और मजबूत करने वाले, तमाम सेक्टर की हम बात करें, उसको मजबूत करने वाला बजट है? सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अमृतकाल का विकसित भारत का लक्ष्य को दिमाग में रख के लाया गया है। इस बजट में अगर आप देखेंगे तो जो मेन मुद्दे हैं वो रोजगार और किसान और महिलाओं को स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है। दूसरी चीज़, एक मध्यम आय वर्गीय लोगों का इनकम टैक्स में कुछ छूट का प्रावधान किया गया है कि उनको टैक्स, एक्चुअली क्या होता है कि जो गरीब आदमी है उसको सब्सिडी मिल रही है, जो टॉप लेयर क्रीमी लेयर है उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल से अफेक्ट नहीं पड़ता। तो जो मिडिल क्लास है उसको 15,000 रुपये टैक्स में छूट देने की कोशिश की गई है इस बजट में, 15,000 तक की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान है।
तो ये एक अच्छा यानी लॉन्ग साइड बजट है जिससे कि काफ़ी सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। सर, एक रिजीम टैक्स को लेकर जिस तरह से चर्चा की गई, इसके जरिए कहीं ना कहीं बड़े बदलाव को किस रूप में इसको डिफाइन करें? देखिए, पहले टैक्स था, इस रिजीम टैक्स की जो बात आ रही है। नहीं, देखिए, दो रिजीम्स हैं टैक्सेशन की, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में उन्होंने 50,000 से 75,000 रुपये करा स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्लस स्लैब्स को चेंज किया है। जो पहले 6 से 9 का स्लैब था 10% का, उसको 6 से 7 तक बढ़ाया है, फिर 7 से 10 किया है और 10 से 12। इन 3 स्लैब्स में उन्होंने चेंज करके जो आदमी पहले 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होती थी और 12 लाख के ऊपर जिसकी आमदनी है उसको टैक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 से 12 के बीच में जो लोग हैं उनको इसमें बेनिफिट होगा। अगर आप ब्रॉडली देखें तो टैक्स रिजीम में और भी बहुत सारे चेंजेस आए जो बिजनेसमैन्स को क्रिमिनल ऑफेंस जो एक्टिविटीज मानी जा रही थी वो एबॉलिश कर दी गई हैं। टीडीएस वगैरह के केस में कुछ रिलीफ्स दिए गए हैं, जीएसटी में कुछ रेट्स चेंज किए गए हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है पर्टिकुलरली वो 3 चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 करोड़ मकान, 1 करोड़ सोलर पैनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, 1 करोड़ इंटर्नशिप। तो आप देखें तो टेक्निकली 3 करोड़ इन ए ईयर रोजगार तो डायरेक्टली हो गए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मुद्रा को 10 से बढ़ा के 20 करना है, उससे जो रोजगार होंगे और जो एसोसिएट रोजगार होंगे, तो ये इंश्योर किया गया है कि कम से कम 6-7 करोड़ रोजगार इस साल के अंदर क्रिएट हो। ठीक है। और दीपक जी, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये जो मोदी 3.0 का बजट है वो सामने आया है, लेकिन देवेंद्र जी यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आर्थिक विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद है, आपकी निगाह में इस बजट की अगर मैं कहूँ कि कोई एक हेडलाइन देना है तो आप क्या देना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर किया गया है? सबको खुश करने की बात की गई है, लेकिन मेरी चिंता इस बात की है कि जो वित्तीय घाटा है वो कैसे कम करेंगे। मेरी चिंता इस बात की है कि आज $1 इज इक्वल टू 83.66 रुपीज है, इसको कैसे करेंगे। मेरी चिंता इस बात की है, आयात और निर्यात का डिफरेंस 20% है, आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, इस बात की कैसे चिंता करेंगे। मेरी चिंता इस बात की है कि युवाओं को हर एजुकेशन में बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया। मेरी इस बात की चिंता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन। मध्य प्रदेश के अंदर 4,000 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, 500 प्रिंसिपल के पद खाली हैं। पूरे देश के अंदर सेंटर यूनिवर्सिटी में 60% पद खाली हैं, रेलवे में पद खाली हैं, सेंटर फैक्ट्रियों में पद खाली। केवल प्राइवेट सेक्टर के और नौकरी मिले ये ठीक नहीं है, सरकार को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा। मैं स्वागत करता हूं 11 लाख करोड़ रुपए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए, मैं स्वागत करता हूं 3 लाख करोड़ आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिए। आज भारत की अर्थव्यवस्था में 19% योगदान महिलाओं का है, इसको हमको 45% करना होगा। हायर एजुकेशन के लिए आपने 10 लाख का लोन दिया है, ये किसको लोन दिया है? ये उच्च वर्ग के युवाओं को दिया है जो टैक्स सेविंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो विदेश में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भारत का पैसा विदेश जा रहा है। 2023 में 13 लाख युवा भारत के विदेश पढ़ने गए हैं, ये कैसी नीति है? क्यों नहीं हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर करते हैं कि भारत का युवा भारत में पढ़े। इस्तेमाल किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। नहीं, मुझे लगता है इसको 3 गुना बढ़ाना था, लेकिन सरकार ने एजुकेशन पे, रिसर्च पे, इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने एग्रीकल्चर रिसर्च पे ध्यान नहीं दिया है, सरकार ने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बहुत अच्छा, मैं मानता हूं, हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, विकसित भारत 2047, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत का 60% पॉपुलेशन युवा है, युवा के पास शक्ति है, ये आर्थिक विकास करेगा, लेकिन इसको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, इसको अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता है। 2047 के बाद 2050 आने वाला है, उस समय हमारी 60 वर्ष की आयु
बुजुर्गों की 39% रहने वाली है। लेकिन ये जो वित्तीय घाटा हो रहा है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, इस ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता थी। मैं स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से आपने इंडस्ट्रीज को ग्रोथ देने की बात की है, एमएसएमई को ग्रोथ देने की बात की है, लेकिन विदेशी निवेश के नाम पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जो एमएसएमई को खत्म कर रही है, उसको आप कैसे स्वीकृति देंगे? इंश्योरेंस के सेक्टर में आप जो जीएसटी की बात कर रहे हैं, ये तो सोशल है, इसमें आप जीएसटी क्यों ले रहे हैं? आज देखिए आप इंश्योरेंस में, एलआईसी में आप प्रीमियम देने वाले जा रहे हैं, तब भी आप जीएसटी ले रहे हैं। रियल एस्टेट, आज रियल एस्टेट सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, लेकिन भोपाल के रियल एस्टेट की आप देख लिए शट डाउन होने की स्थिति में है, क्योंकि आपने स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा कर दी, होम लोन का रेट ज्यादा है। इसलिए सरकार को रोजगार के अन्य बिल्कुल देवेंद्र जी बात कर रहे सेक्टर हैं, में जाना तमाम सारी पड़ेगा। चीजें, तमाम सारे सेक्टर हैं जिन पर फोकस उस हिसाब से नहीं है इस बजट पे जिस तरह से होना चाहिए। मैं सीधे प्रकाश सक्सेना जी के पास में आ जाता हूँ। प्रकाश जी, नजर से इसको देखेंगे, क्या वाकई जनता की उम्मीदों पर है? क्या जो बात कही जा रही है कि महिलाओं के लिए जिस तरह से 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, युवाओं को जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप की जो कंपनियां हैं उन पर इंटर्नशिप कराई जाएगी, इसके अलावा किसानों का जो बजट है वो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ाया गया है पिछले बजट की अपेक्षा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गरीबों के लिए भी तमाम सारी चीजें हैं। आप किस रूप में देखते हैं इस बजट को? क्या वाकई जिस सेक्टर की बात हो रही है उस सेक्टर की बेहतरी के लिए ये बजट है? नहीं, कहाँ दिखता है? गरीबों के लिए 5 किलो राशन है। एक प्रवक्ता 80 करोड़ से 90 करोड़ बोल दिया उसने, अब शायद 90 करोड़ लोगों को पहुंचाया जा रहा हो राशन जी। दूसरी चीज, जो स्लेब अभी इनकम टैक्स में छूट दी है, तो आप इनकम टैक्स में छूट लीजिए, वहाँ इनकम है कि नहीं? 3 लाख तक के स्लेब में आपको टैक्स फ्री कर दिया। आप जो पिछले साल जो आंकड़े आए थे उसमें था कि 90% आबादी की इनकम 3 लाख से ज्यादा है ही नहीं, तो 90% जिसकी इनकम ही नहीं है उसको छूट है। तो इस तरह की छूट जो है दिखाने के लिए एक सजावटी बजट पेश किया गया है। जैसे कि विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं उसी तरफ आता हूँ कि इकोनॉमी के लिए जो बेसिक्स हैं उस पर सरकार शुरू से ध्यान नहीं दे रही है। जो 2016 में जो नोटबंदी अचानक लाई गई थी, उसमें जो असंगठित क्षेत्र था वो बुरी तरह टूटा हुआ था। वो जो अपने साथ 2-4 लोगों को रोजगार दे सकता था, वो रोजगार भी उसके पास से चले गए। तो रोजगार के आंकड़े आप कैसे, मुद्रा लोन का आप देखें, 40 करोड़ लोगों के लाभार्थी बताए जाते हैं, देश में परिवार 29-30 करोड़ हैं टोटल। तो क्या हर परिवार, आप सर्वे करके देखिए, 1 से 1.5 लोगों के पास रोजगार दिया है क्या मुद्रा लोन से? तो ये आंकड़ों का ऑथेंटिसिटी क्या है? समस्या ये है। सबसे अहम चीज है, कल आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा था कि 7% ग्रोथ रेट के लिए कम से कम 80 लाख आपको रोजगार चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। पर मुख्य चीज है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी लाने के लिए आपको रेगुलर इनकम वाले जॉब चाहिए। अप्रेंटिसशिप से कुछ नहीं होना है। वो एक हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज जी ने भी घोषणा की थी, अप्रेंटिसशिप कहाँ है? वो अप्रेंटिस मध्य प्रदेश के। तो घोषणा से कुछ नहीं होना है, जॉब रेगुलर इनकम वाले चाहिए। वो रेगुलर, आज क्या है कि कल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस इंडस्ट्रीज को उन्होंने 2.5 लाख करोड़ के करीब कारपोरेट को टैक्स रिबेट दी थी, उनसे उम्मीद थी कि वो जॉब क्रिएट करेंगे। तो सरकार ने खुद निराशा व्यक्त की कि उन लोगों ने जॉब क्रिएट नहीं किए। तो वो जॉब क्रिएट क्यों नहीं हुए? वो जो इंडस्ट्री थी वो ऑलरेडी अपनी पूरी क्षमता से 75-80% की मैन्युफैक्चरिंग दे रही थी। पूरी क्षमता से वो खुद काम नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था कि वहाँ डिमांड नहीं थी। डिमांड कहाँ से क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी रेगुलर इनकम से। आप देखें, मकान किस्तों पे लोग फाइनेंस कराने लगे थे, बढ़िया किस्तें जा रही थी, लोगों की इनकम थी रेगुलर इनकम। आज लोगों को श्योरिटी नहीं है कि आज जो जॉब है वो कल रहेगी या नहीं रहेगी। तो रेगुलर जॉब इस बजट में भी सरकार एश्योर नहीं कर रही है। वो मदद कर रही है, जो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ स्कीम है। ये स्कीमें आपातकाल के समय में लोगों की जेब में पैसा डालना, जो कोरोना काल था, ये मैंने पहले भी कहा है कि उस समय इकोनॉमी में लिक्विडिटी के लिए पैसे डालना जरूरी होता था। अब हमें जॉब की जरूरत है। ये जो इस तरह की मदद है, ये जॉब क्रिएट नहीं करेगी, ये महंगाई को और बढ़ाएगी। कारण क्या कि वो पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? आज देखें, जो सरकारी खर्च है उससे ज्यादा तो ब्याज का है, करीब 12 लाख करोड़ तो ब्याज देना है हर साल सरकार को। तो आप तो लोड, वो जो कर्ज बढ़ रहा वो किसी नेता को थोड़ी पटाना पड़ता, वो इसी आम आदमी को पटाना पड़ता वो कर्ज। उसका जो लोड वापस जनता पे ही आना है। तो इसलिए ये बजट दिखाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। रेगुलर जॉब बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ इसका ध्यान नहीं दिया गया है इस पर।
ठीक है प्रकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि दिखाने के लिए ये बजट अच्छा हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं हाँ, पॉलिटिकल बजट पॉलिटिकल बजट है, पॉलिटिकल बिल्कुल। बजट ये है। विकास के लिए इस बजट को नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बजट को लेकर तमाम जो बातें की जा रही थी, मिडिल क्लास को राहत देने की बात की जा रही थी, इसके साथ साथ इनकम टैक्स, आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुकेश जी हमारे बीच मौजूद है। मुकेश जी, ये जो न्यू टैक्स रिजीम की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा जैसा, क्योंकि 17,500 रुपए बचा के क्या कर लेंगे, और अब तो ये भी संभावना जताई जा रही कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी, हो सकता है सरकार आने वाले समय में उसे भी बंद कर दे। ये न्यू टैक्स रिजीम यानी बचा तो आप कुछ नहीं पाएंगे, खर्चा करेंगे उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने बजट के लिए मंच रखा है, और इस बजट को हमें एक नए तरह से लेना चाहिए। नए तरह से लेना चाहिए क्योंकि ये दूरगामी बजट है। देखिए, कोई भी इम्पैक्ट जो होता है ना, उसका असर एकदम से दिखाई नहीं देता है। उसका असर जो भी हम आज करते हैं या जो भी आज प्रतिक्रियाएं करेंगे, उसका असर 2-3 साल बाद दिखेगा। सरकार का मैं स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय बाद उन्होंने एंजल टैक्स को खत्म किया। एक एंजल टैक्स एक स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी समस्या थी आज से करीब बहुत साल पहले। मान लीजिए आज का युवा कुछ स्टार्टअप खोलना चाहता है तो उसको फंडिंग की बहुत समस्या आती थी। तो जो अन्य स्टेट कंपनी जो फंड लेते थे, फंड इन्वेस्टमेंट उसमें करते थे, तो उसमें तकरीबन फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं सरकार ने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पहली कदम बढ़ा, इसलिए मैं सरकार के इस बजट के लिए स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर का इस बार काफ़ी ध्यान रखा है। आप पिछले 1-2-3 बजट में आप पीछे जाके देख सकते हैं, एमएसएमई पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार एमएसएमई पर काफ़ी ध्यान रखा गया है कि ऐसे एमएसएमईज जो रिस्क में चल रहे हैं या जो बहुत डेप्थ में चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उबारने के लिए एक बड़ा सा उन्होंने एक फंड इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो दूसरी सरकार की जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने, आपकी बात को मैं कहना चाहता हूँ मैडम कि ये बात तो आप सही कह रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा है, लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट मिल जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, और अगर मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म में भी कुछ बेनिफिट मिल जाए तो भी कोई बुराई नहीं। हालांकि लॉन्ग टर्म में और उसमें उन्होंने थोड़ा टैक्स स्लैब बढ़ा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भारत में जो अभी वर्तमान में स्थिति चल रही है, आर्थिक स्थिति चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट को प्रस्तुत किया गया है। मुकेश जी, आपने जिस तरह से कहा कि, और रिस्का ने जो सवाल आपसे किया था कि आप कह रहे हैं कि दूरगामी ये बजट है कहीं ना कहीं, और वो कहते भी, अगर पीएम नरेंद्र मोदी की हम बात करें तो वो जब बात हुई थी कि 24 में इलेक्शन हुए तो 29 की जब बात की गई थी तो बोले नहीं, हमारा फोकस तो 2047 में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो एक तुरंत रिलीफ चाहती है। उसको लगता है कि जिस तरह से महंगाई, क्योंकि उसको इतने आंकड़े इस तरह की चीजें उतने समझ में नहीं आती, उसको तो ये लगता है कि मुझे राहत किस तरह से है, क्योंकि बढ़ती हुई जो कहीं ना कहीं महंगाई है, सीधे तौर पर युवाओं को किस तरह से रोजगार मिल सकता है। जैसे और 17,500 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, लोग 50-50,000 की उम्मीद लगाए बैठे थे कि रोजगार कुल किया, जो प्रकाश जी ने भी कहा है कि युवाओं को सीधे ये दिखे कि नहीं, हम उनको इस सेक्टर में रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर सरकार चाहती कि फौरी तौर पर कुछ ऐसी राहत इस बजट में दिखती कि नहीं, जनता को लगता कि हमें इस बजट से हमें रिलीफ मिला है, क्योंकि पहले से भी चर्चा करते हैं कि जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद बजट से होती है, कभी भी आता है जब। मुकेश जी, वैसे देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी से उम्मीद करेंगे ना तो आपकी उम्मीद कभी पूरी होगी नहीं, क्योंकि उम्मीदों का जो दायरा होता है, पैमाना बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि उस पर एंजल टैक्स खत्म करने का, अपना जो दूसरा उन्होंने अपने एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ाने का जो उन्होंने नया तरीका अपनाया, उसके लिए मैं काफी सराहना भी करना चाहता हूँ। साथ में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कि आज की तारीख में भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं है। हमें भारत में कौशल को क्रिएट करना है। अगर युवाओं के पास स्किल होगा तो अपने आप रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। हमारे भारत में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, इतना बड़ा भारत है हमारा, कई राज्य हमारे पास में, हर राज्य में अपनी अपनी विशेषता है। हमारे आज का युवा, भारत के युवा बहुत मेहनती है। उसी स्किल के लिए जो 500 कंपनियों की बात हो रही है कि इंटर्नशिप वहां पर कराएंगे 1 करोड़ युवाओं को, बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में क्या है, सबसे बड़ी, मेरा ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी न्यूज़पेपर में या किसी कंपनी बात करके देखिए, आपको वो बोलेंगे 85% हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर नहीं है। आज की तारीख में आप कहीं भी किसी कंपनी में जाइए, वो यही बोलेंगे स्किल्ड वर्कर नहीं है। तो स्किल्ड की कमी को देखते हुए सरकार ने स्किल्ड के बारे में जो बजट का प्रावधान किया, वाकई में उसके लिए मैं काफी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, शुभकरण पांडे जी के पास में आ जाता हूँ, उनकी भी प्रतिक्रिया लेता हूँ। शुभकरण जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? क्योंकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें, क्योंकि पहले से ही जब बजट आ रहा था उससे पहले ये था कि चाहे बिहार की हम बात करें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आई थी। हालांकि एक दिन पहले ही साफ कर दिया गया था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह से बजट आया है, बिहार को वहां पर फंड दिया गया है और आंध्र प्रदेश को वहां पर फंड दिया गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को बचाने वाला
ये बजट है। आपको लगता है कि एक प्रेशर पीएम मोदी पर रहा होगा, ये प्रेशर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर रहा होगा कि नहीं सबको साथ के चलना है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए? देखिए सक्सेना जी, ऐसा है कि जिस तरीके से आज बजट केंद्र का प्रस्तुत हुआ है, सभी राज्यों को समीक्षा लेके प्रस्तुत किया गया है। ये निश्चित तौर पर ये है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, है ना। विपक्ष का तो काम है अंगुली उठाना, अंगुली उठाएगा विपक्ष, है ना। लेकिन जिस तरीके से रोजगार में सक्सेना जी, मुझे याद आता है 5 साल 10 साल पूर्व यदि आप चले जाओ तो लोग शहरों और गांव के तरफ चले जाओ तो झोपड़ियों के मकान दिखते थे। कहीं निश्चित तौर पे आज मोदी जी ने हर गरीब को एक छत देने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट है तो गरीब का विकास भी है, उत्थान भी है, और उत्थान के साथ साथ प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि दूरगामी बजट है। बजट कोई आज बजट नहीं है, जैसे आपने कहा 47 का बजट, अरे ये तो 1 वर्ष का भी बजट है, हर वर्ष का बजट प्रस्तुतकरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विकास का बजट है, और इस विकास में चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला हो और चाहे व्यापारी हो, सबको ध्यान में दृष्टि रख करके ये बजट रखा गया है। कहीं ना कहीं निश्चित जो अभी सक्सेना जी कह रहे थे, एक बात यहाँ पर कि सरकार के पास आय कितनी है और व्यय कितना हो रहा, इस पर चिंतन का विषय है। आज जो रोज लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हो रहे हैं, जिस प्रकार से उद्योग का व्यवसाय नहीं खुला, तो सरकार को इस दृष्टि में भी ध्यान रखना है कि स्वयं छात्र पढ़ लिख करके रोजगार धंधा लोन ले और धंधा करे और स्वरोजगार बिहार को जो बजट दिया गया है शुभकरण पांडे जी, तो अब ये मान लिया जाए, क्योंकि जितना हम अब समझ पा रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला जैसे कि सक्सेना जी ने अभी कहा, लेकिन बजट उन्हें इतना दे दिया गया है कि विकास कर लिया जाएगा। तो बिहार में जो पुल टूट रहे थे वो अब नहीं टूटेंगे, या फिर नए जो पुल बनेंगे उन्हें अब टूटने की उम्मीद नहीं है, देख रेख उनकी अच्छे से की जाएगी? देखिए ये तो क्या है, गुणवत्ता की बात है ना। वहाँ के इंजीनियर कोई नीतीश कुमार तो गुणवत्ता की बात है या मैनेजमेंट की बात है? भाई वहाँ तो करप्शन, गुणवत्ता या मैनेजमेंट, अब तीनों में से बता दीजिए। इसका जी ये है कि देखिए वो तो सरकार है ना, नीतीश तो कोई पुलिया बनाएंगे नहीं, पुलिया कौन बनाएगा? वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का मैनेजमेंट बनाता है, और निश्चित तौर पे इतना बड़ा तंत्र है, और कहीं यदि कहीं चूक होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है और उसको सजा भी मिलती है, और ये एक बहुत अच्छा बजट है और इस बजट को हमें स्वागत करना चाहिए। शुभकरण जी, अभी तक कितने लोगों को सजा मिली? जितने पुल टूटे अभी तक कितने लोगों को सजा मिली? और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, नीतीश जी खुद तो पुल बनाने जाएंगे नहीं, लेकिन मैनेजमेंट उनका है, बिहार उनका है, और सबसे ज्यादा पुल बिहार में ही टूटे हैं। और ये चीज आई कि कभी उसका डिजाइन ठीक नहीं है, कभी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कभी उसकी देखरेख ठीक नहीं है, ये सारी चीजें किस? देखिए रिस्के जी, जो बात संज्ञान में आ गई, ये पुलिया हमें भी नहीं संज्ञान है कि बिहार में कितनी पुलिया है, लेकिन कहीं यदि ऐसा घटना घटी है और सरकार के संज्ञान में आई, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, और जो उस पर लापरवाही किया है और जो न्याय उचित संगत कार्रवाई दंड किया है, उस पर सरकार विभागीय कार्रवाई की है, उसे दंडित भी किया गया है। जी बेहतर बात कर रहे हैं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनको खुश करना था उनको खुश करना भी जरूरी था इसका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी शुभकरण जी ने बताया कि खुद मुख्यमंत्री हर जगह पर नहीं प्रस्तुत हो सकते, और जहां पर भी दोषी जो भी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी मेरा सवाल है, उस पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जानना चाहूंगी आपसे, ये बार बार कहा जा रहा था केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की ओर से कि 2047 में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया गया है, ये बजट उसका रोड मैप होगा। आप इस बजट को क्या उस दिशा में देख रहे हैं? क्या उतना सकारात्मक ये बजट है कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा कर लेगा ये बजट? सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ चैनल को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि इतनी त्वरित प्रतिक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर लेकर आया। हम सब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सरकार की जो कराधान नीति है वह देश के विकास की नींव रखती है, और कराधान नीति चाहे कोई राजा हो या लोकतंत्र में सरकार हो, उसकी नीति ऐसी होना चाहिए जैसे एक भौरा पराग चुनता है एक फूल से, तो उससे फूल कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है, और चुनी हुई पराग पूरी दुनिया में सुरभि फैलाती है। मैं समझता हूँ यह बजट प्रधानमंत्री जी ने जो पहले घोषणा की थी, विकसित भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, ये उसका ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। हर क्षेत्र में युवाओं के रोजगार का, गरीबों के मकान का, कृषि में रिसर्च और नए नए क्षेत्रों को उसमें बढ़ाने का, सब्जी फल के क्षेत्र में जहां पहले कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी वहां भी अब समस्या होती थी कि सब्जियों जैसी चीज़ें जो जल्दी खराब होती हैं
उसको किसान कैसे रखे कि उसको भाव ठीक मिल जाए। एकदम आती थी तो बाजार में भाव इतना हो जाता था कि उसको कटाई तक की कीमत नहीं मिलती थी, और फिर भाव एकदम बढ़ जाते थे जब तक वो गोदाम में पहुंच जाती थी। तो उस पर भी सरकार ने कृषि के क्षेत्रों में उस पर काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, नए उद्यमों के क्षेत्र में अभी हमने ध्यान दिया होगा 10 लाख से लेकर मुद्रा लोन बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया, जिसमें गारंटी की आवश्यकता ही नहीं है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के क्षेत्र में भी सब्सिडाइज लोन की व्याख्या की गई है, व्यवस्था रखी गई है। अनेक सुरक्षा के क्षेत्र में भी हमने देश को, वो ये कह रहा है कि महिलाओं के लिए जो किया गया मुद्रा लोन को लेकर जो बात की गई, कांग्रेस तो ये कह रही साफ तौर पर कि हम जो मैनिफेस्टो में लेकर आए थे वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री योजना बचाओ। हाँ, आप जो कह रहे थे, मतलब अब ये कहो कि ये ठीक है जो कुछ हुआ है, अगर आपके ही लाए हैं तो अब ये कहो कि ये सब ठीक है, फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे थे ना बारिश टैक्स वाला, शायद वो नहीं आ पाया, और जो शायद एक दो बातें और कह रहे थे वो नहीं आई, इसलिए शायद उनको नाराजगी होगी। उनकी अपेक्षा ये थी कि वो अगर आते तो जो बारिश टैक्स में लंबी चौड़ी बात रख रहे थे वो आ सकती थी। मैं तो ये सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि युवाओं के क्षेत्र में कल्याण, युवा कल्याण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए उद्योग। अब रोजगार का मतलब केवल लोग ये समझते हैं कि रोजगार माने सरकारी नौकरी, अब वो युग धीरे धीरे जा रहा है। हम विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से अब हम 5वें स्थान पर हैं, और धीरे धीरे हमको सरकारी नौकरियों पर निर्भरता के बजाय स्वयं के उद्यम, कौशल, जैसे मेरे मित्र ने कहा था कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए, उस तरफ सरकार ने प्रयास भी किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमको कौशल विकास करना चाहिए। और यहाँ तो हमको शायद ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो नौजवान है आज विदेशों में कौशल की दृष्टि से वो सराहा जाता है। वहाँ जो जिस तरह के हमारे यहाँ के इंजीनियर्स का एक बहुत बड़े सेक्टर पर कब्जा है, हमारे यहाँ के जो यहाँ से कौशल पराक्रमी युवा साथी यहाँ से गए हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। अब वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में कैसे आए, तो जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, बिल्कुल बड़ी बड़ी परिवहन की सुविधाएं, बेहतर बात आप कर रहे हो। सरकार का जोर भी कहीं ना कहीं उस पर है। मैं दीपक गोयल जी के पास में आता हूँ। सीए दीपक गोयल जी हमारे साथ में हैं। दीपक गोयल जी, दो चीजें हैं इस तरह की चिंता जो देवेंद्र विश्वकर्मा जी कर रहे थे। दूसरी तरफ जब आर्थिक सर्वेक्षण कल निर्मला सीतारमण ने पेश किया तो कहीं ना कहीं 7% के आसपास ग्रोथ रेट की बात आई, और उन्होंने कहा अगर इस के यहाँ पहुंचेंगे तो फिर वो 80 लाख जो नौकरियां हैं युवाओं के लिए खासतौर पर उनको लेकर है। क्या लगता है कि इस बजट में इस तरह की चीजें हैं कि जो बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई थी उसके आसपास ये बजट है? नहीं, देखिए, मैं पहले क्लैरिफाई करूं एक चीज़ को, थोड़ा वो कन्फ्यूजन है, टैक्स में छूट नहीं मिली और ये सारी चीज़ों को लेके। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर आज से 10 साल पहले कितनी थी? 6.3। आज कितनी है? 3.3। क्या 3% का कमी आना बेरोजगार में मायने रखता है या नहीं रखता? 140 करोड़ के देश में। दूसरे सेक्टर पे आते हैं अपन। 140 करोड़ लोगों में इनकम टैक्स रिटर्न कितने भरे जा रहे हैं आज? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ में से जो लोग टैक्स देते हैं उनकी संख्या कितनी है? वो है 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख में से भी जो 10 लाख के नीचे इनकम है वो है 72 लाख। तो आप बताइए, यानी 2200 लोग हैं जो 1 करोड़ के ऊपर हैं। 50 लाख से ऊपर इनकम वाला फिगर, मेरे को एक्चुअली फिगर नहीं याद, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो छूट नहीं मिली वो केवल 60 लाख लोगों को अफेक्ट कर रही है। उन 60 लाख लोगों में भी आदमी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, फैमिली पेंशन की छूट मिल रही है। तो छूट, अब आप क्या चाहते हैं कि वो जो 1 करोड़ 40 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी कम कर देना चाहिए? एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, इसका डेवलपमेंट कम हुआ, एक तरफ, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम हो जाने चाहिए। बजट कुछ नहीं होता, बजट होता है एलोकेशन, हम यहाँ से लेंगे और यहाँ खर्च करेंगे।
देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं दीपक जी, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जब हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा मैं आ रहा हूँ शिक्षा पे। 1,15,000 करोड़ और स्वास्थ्य की जब हम बात करें तो 89,000 करोड़ का ये जो बजट मैं आ रहा हूँ। पूरे बजट का मात्र 1.5 से 2% है। विश्व गुरु बनने की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में सिर्फ इतना ही पार्ट शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करना, ऐसे में विश्व गुरु बना जा सकता है? देखिए आप 1.5% से मत लगाइए चीज को, आप ये लगाइए कि बजट एलोकेशन कितने हजार करोड़ का है, कितने लाख करोड़ का है, यानी और उसके बेनिफिटेड पर्सन्स कितने हैं। अगर मान लीजिए 140 करोड़ में से स्कूल गोइंग कितने, कॉलेज गोइंग कितने, हायर स्टडीज के कितने, जो लोग हायर एजुकेशन लोन ले रहे हैं वो सारे फॉरेन जाने के लिए नहीं ले रहे हैं, इंडिया में पढ़ाई के लिए भी ले रहे हैं। कल तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि कोई गरीब बच्चा अगर पढ़ने के लिए फीस के पैसे नहीं है तो लोन देके पढ़ पाए, आज एक मैकेनिज्म है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई यूपीएससी करना चाहता था गरीब घर का बच्चा, तो क्या वो कोचिंग और फीस और किताबें अफोर्ड कर सकता था? आज डिजिटल एजुकेशन को लाया गया। डिजिटल एजुकेशन से आप गरीब से गरीब घर का बच्चा या बच्ची आज एजुकेशन के मोड्स को अडॉप्ट कर पा रहा है। एजुकेशन को चीप किया जा रहा है। देखिए हर लेवल की एजुकेशन है, चीपेस्ट पर्सन के लिए भी है, हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट भी है। तो आज से यानी 15-20 साल पहले आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज 10 होते थे, मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में कितने थे, आज कितने हैं? आज अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो एडमिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है दीपक जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। देवेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ये भी चाहूंगी दीपक जी से बात से आप कितना सहमत हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर हम देखें, मोदी सरकार ने जो 11 बजट अभी तक पेश किए हैं उसमें हमने ये देखा है कि सोशल सेक्टर पर कम एम्फेसिस रहता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा फोकस रहा है। ऐसे में जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए या फिर इस चीज को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट, और मैं बधाई दूंगा कि जो नितिन गडकरी जी का काम है, इट इज द बेस्ट मिनिस्टर। उससे अच्छा मैं तो केवल भारत ही नहीं विश्व में उनकी तारीफ करूंगा कि वन विभाग और अन्य विभागों की आपत्ति के बाद भी विश्व की सबसे अच्छी सड़क भारत में आज इतनी अच्छी सड़क है। केवल सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था में सड़क बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि 10 साल का कार्यकाल आप पूर्ण कर चुके हैं और आप 15 साल के शासन की ओर अग्रसर हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्या 365 के दिन के हिसाब से काम हो रहा है? एजुकेशन इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी व्यक्ति को एजुकेशन दे दी जाएगी, वो एजुकेट हो जाएगा, वो स्वयं रोजगार ले सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है। ट्राइबल डेवलपमेंट में सरकार का फोकस कितना है आप चिंता करिए। आज भी ट्राइबल की ओर देखिए आप, उनके पास घर नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री आवास ने उनको घर दिया। एजुकेशन की उनके पास समस्या है, वो शहर से बहुत दूर है, इसलिए ट्राइबल डेवलपमेंट को बजट देने की आवश्यकता थी। मैं आपका स्वागत करूंगी, आपने बोला एजुकेशन में बजट देने की आवश्यकता थी। पूरे विश्व में एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा बजट है। अगर एजुकेशन बढ़ता है, रिसर्च बढ़ता है तो वो विकसित देश बनता है। आप अमेरिका देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए। मैं दूसरों ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सरकार अगर ये सोच ले कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के आधार पर रोजगार दे देंगे, ये ठीक नहीं है। भारत की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, सरकार को भी रोजगार देना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 60% पद खाली है, स्टेट यूनिवर्सिटी में खाली है, रेलवे में खाली है। ये आप कब भरेंगे? अगर सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे तो ये ठीक नहीं है। देखिए रूरल बैंकिंग की हम बात करें, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 20 से 25 पंचायत में एक बैंक है, एक बैंक के पास एक मैनेजर है, एक बाबू, एक चपरासी है। 25 ग्राम पंचायत का वो कैसे काम करेंगे? मनरेगा के तहत आज भी 400 रुपए के लगभग मजदूरी मिल रही है, जबकि शहर में 500 से 600 मिल रही है। हम 2050 और 55 के बीच में इक्वल पॉपुलेशन हो जाएंगे अर्बन और रूरल की। आप रूरल को अर्बन में कैसे संभालेंगे?
ग्राम पंचायतों की आज जाके आप स्थिति देखिए, वहां बिजली नहीं है, वो इंटरनेट नहीं है। अगर किसी ग्राम पंचायत में किसी को सांप काट लेता है तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसको शहर की ओर जाना पड़ता है। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति आप देखिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमको उस ओर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बजट आया है और इसको लेकर और बहुत कम है, ये बहुत कम है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको रूरल मार्केट को डेवलप करना पड़ेगा। चिंता है, पहले उनका प्रकाश जी से रिएक्शन ले लेता हूं कि प्रकाश जी इसको लेकर क्या कहेंगे। देवेंद्र जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, प्रकाश जी क्या कहेंगे? फिर एक सवाल और आएगा हमारे आपके पास। नहीं, उनकी चिंता जायज है जी, चिंता जायज है। हाँ, उसी अब मैं तरह देखिए उसके में तार्किक बहस कर रहे हैं। मेरे को उद्देश्य आलोचना करना नहीं है। हमारी आलोचना सरकार के लिए सुझाव हो सकती है, हम उस सेंस में आलोचना कर रहे हैं। हमारी निंदा करना हमारा काम नहीं, विपक्षी करें, है ना। जैसे दीपक गोयल जी ने कहा था कि रोजगार के आंकड़े बढ़े। आप देखें 2019 में जो रोजगार के आंकड़े देने वाली जो गवर्नमेंट की एजेंसी थी उसको रोक दिया गया था, उसके बाद रिलीज किया, आंकड़ों में कमी आई थी। तो जहां सरकार को सुविधा लगती है जो उसके खिलाफ आंकड़े जाते हैं वो सर्वे वो बंद हो जाते हैं। तो सरकार के आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी क्या है ये चेक करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। दूसरी चीज, बिहार की बात हो रही थी कि वहां इतने पुल गिरे, 12 से 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर गए और वहां का मुख्यमंत्री अपने एसीएस के सामने उसके पैर पड़ रहा था। ये प्रशासनिक मतलब मजबूरी तुम्हारी से क्या मजबूरी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय तुम उनके पैर क्यों पड़ रहे हैं? ये प्रशासन जो सत्ता का स्वरूप दिख रहा है कि करप्शन भयानक है। हमारे यहाँ देखिए कारम डैम बह गया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को यहाँ के अधिकारियों और नेताओं की साठगांठ से फिर वो काम मिल जा रहा। आप धार्मिक स्थलों को देख लें, अयोध्या में देख लीजिए सड़क पे कितना बड़ा गड्ढा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो भी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप क्या लोगे? आप टोल टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, आप कितना टैक्स? और आप तो विकास करा तो उससे कितना पैसा लोगे आप सरकार जनता से? जनता को आप क्या दे रहे हैं? सरकार, जो मैं विश्वकर्मा जी की इस बात से सहमत हूं, सरकार जवाबदेही से मुक्त हो रही है। आप देखें आउटसोर्स पे जॉब ला दिया आपने, जो सैलरी आज लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए थी वो आउटसोर्सिंग में 10, 15, 20, 25 हजार से ज्यादा नहीं है। एक परिवार के, मैंने एक बार और आपको आंकड़े दिए थे, इकोनॉमिक आंकड़े, आप देखें 1940 में 10 रुपए महीने में परिवार का खर्च चलता था, उससे आप 20 साल बाद आए 60 में तो उसका 10 गुना, 100 रुपए महीना। आप पुराने लोग भी हैं वो तस्दीक कर देंगे इस बात की, परिवार का खर्च। ये चीजें कह रहे हैं, लेकिन तो मोदी उस जी कह हिसाब रहे से हैं, मैं 2-3 चीजें का जिक्र करना चाहूंगा जो मोदी जी कह रहे हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि हम तमाम सारी चर्चा इसको लेकर कह रहे हैं। इसमें पॉजिटिव भी है, कई ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय भी है, जिस तरह देवेंद्र जी कह रहे थे। मैं प्रकाश जी, जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं, उनके जो आंकड़े, नौजवानों को नए अवसर देने वाला ये बजट है, शिक्षा को नई स्केल मिलेगी, मिडिल क्लास को ताकत मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बल मिलेगा, रोजगार और स्वरोजगार, यानी कि इस बजट को इस रूप में उन्होंने लिया है। देखिए मैंने आप 25 करोड़ वो आंकड़े सरकार के, तो किस तरह से वो इनकम वो खुद ही सेट करते हैं, इनकम का दायरा उस हिसाब से जितनों को वो चाहें उतनों को बाहर निकाल दें, तो फिर तो वो चाहे तो सबको गरीबी मुक्त देश घोषित कर दें। तो ये सरकार के आंकड़ों पे मैं नहीं जा रहा, मैं जो रियलिटीज़ है मैं उस पर बात करूँगा। मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो रहा होता तो अपने आप जॉब क्रिएशन होती, पर उतने जॉब मार्केट में नहीं है। आप देखिए जरा सी पोस्ट के लिए लाखों लोग, युवाओं की भीड़ लग रही है। आप रियलिटीज़ को नहीं देखना चाह रहे जो जमीन पे हकीकत है। जैसे गोयल जी ने यूपीएससी वगैरह पढ़ाई का कहा था, आप फीस देखिए पहले से बहुत बड़ी है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद कई गुना बढ़ी, कई कॉलेज में आंदोलन हुए उसको लेके। तो आप सरकार उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? आप लोन लेके बच्चे को पढ़ा रहा तो वो तो उसका इंडिविजुअल बर्डन हुआ ना, उसके पेरेंट्स पढ़ाएंगे, वो जॉब करके पढ़ाएगा। आप प्रशिक्षण की बात कर रहे थे, स्किल्ड लोगों की, तो जो विदेश जा रहे हैं मतलब यहीं से गए ना स्किल्ड होके, तो स्किल्ड लोग यहाँ पर हैं। स्किल्ड होने के लिए उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है और अपॉर्चुनिटी स्कोर क्रिएट करेगा। सारी जॉब यदि बड़े स्ट्रक्चर ले जाएगा। एक छोटी सी अर्थव्यवस्था की वो बताऊं कि पहले क्या होता था कि सरकार का, जब हमारे टैक्स से सरकार का बजट बनता है, सरकार उससे काम निकालती उसके। अब वो काम क्या हो रहा, बड़े कुछ हाथों में जा रहे हैं। पहले बड़े, छोटे, मध्यम इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब क्रिएट करने के रास्ते होते थे। जरूरी हाईवेज अकेले थोड़ी बन रहा, गांव की सड़कें भी तो बनना है, वो जरूरी थोड़ी कि बड़े ठेकेदारों को दी जाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आय का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के रास्ते वो ऐसे बने कि वो हर वर्ग के पास रोजगार के साधन जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज भी यही क्रिएट होनी होंगी। हाँ ना। लेकिन यहाँ पर मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए
हर सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की भी अगर हम बात कर ले, शेयर बाजार की, तो वहां पर मायूसी देखी गई है 2-3 चीजों को लेकर। उनके लिए कुछ खास नहीं है, उनकी तरफ से भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, पर शेयर बाजार में इस बार जो उम्मीद लगाई गई थी उन पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। देखिए शेयर मार्केट में जो आज उतार चढ़ाव रहा, इसका अंदेशा कैपिटल मार्केट के लोगों को पहले से ही था कि कहीं ना कहीं इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ टैक्स रेट बढ़ाए जाएंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल में बढ़ाया जाएगा। मतलब इसमें कोई नयापन नहीं था। और वैसे भी जब हम कभी भी फ्यूचर ऑप्शन या शेयर मार्केट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकार को भी कुछ पॉलिसियां बनानी पड़ती है। मान लीजिए मध्यम वर्ग को फायदा देना है तो जो नुकसान उसको जो भरपाई करना है वो कहाँ से आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट से ही निवेश करेंगे। और जहां तक हम सभी जानते हैं कैपिटल मार्केट में कोई आम आदमी नहीं जाता है, एक साउंड पर्सनालिटी आती है, साउंड में पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है, अच्छा नॉलेजेबल जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो मायूसी है वो कुछ दिनों में जल्दी करेक्ट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे शेयर अपना जो सीतारमन जी का भाषण खत्म होता चला गया, वैसे वैसे मार्केट भी करेक्ट होता चला गया। तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए शुक्रण जी क्या कहेंगे इस तमाम सारी चर्चा, क्योंकि जब भी कोई बजट आता था तो पहले हम देखते थे तो हमारा फोकस इस पे रहता था कि कौन सी चीजें महंगी हो रही है, कौन सी सस्ती हो रही है। लेकिन अब जो चीजें बदली हैं, हालांकि गोयल जी लगातार ये बात कहते हैं, जब बात आती है महंगाई की बात आती है तो वो कहते हैं कि उस रेशियो में कहीं ना कहीं लोगों की आय भी बढ़ी है। आप किस रूप में देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए सक्सेना जी, जिस तरीके से कहा आपके इस बजट को आप देखो, आज 10 साल के पूर्व का बजट दो, वर्तमान बजट दो। लोगों के पास साइकिलें नहीं थी, आज कार से चल रहे हैं। लोग पास छोटा मकान था, 2 मंजिला मकान है। तो जिस तरीके से आदमी का आय बढ़ा है ना, उसी तरीके से व्यवस्था भी बदली है। अभी हमारे विश्वकर्मा जी कह रहे थे, अरे गांव में हम सक्सेना जी हम लोग शहर आए हैं, गांव में जाइए सीसी रोड बनी हुई है, गांव में सब कुछ सुविधा उपलब्ध हो गया। आज गांव का बंदा हमसे आपका खुश है, उसको सब कुछ सुविधा उपलब्ध हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र हो, कहीं ना कहीं सीधे फोकस ग्राम दृष्टि पे है। तो विकास तो हो रहा है। और बजट सरकार कोई मध्य प्रदेश सरकार नहीं, पूरे राज्यों का समीकरण बनाकर और समन्वय बना करके ये बजट रखा गया है। और इस बजट में चाहे युवाओं का भी ध्यान रखा गया। देखिए ऐसा रिश्का जी, ये अपने घर में 4 लोग होते हैं ना, एक कहीं नाखुश हो गया तो उसको भी घर पे मना लिया जाता है। ये चुनाव का जनसत्ता है, हो सकता है उसकी महत्वाकांक्षी पूरी न हुई हो, उसने विरोध कर दिया हो। तो ये नहीं कहा जाए कि देश संकट पे आज उसी का असर है जो अब इतना ज्यादा जो बजट आया है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस, रोजगार पर फोकस, बेरोजगारी पर फोकस, गरीबों पर फोकस, ये उसी का नतीजा है। आज रिश्का जी मैं आपको बताऊं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को और भारत को लोग अच्छे नजरियों से देखते हैं, संपन्नता की ओर देखते हैं। देश हमारा संपन्नता की ओर जा रहा है। आज हमारे भाई बहन हमारे पढ़ करके यदि विदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का ही नाम हो रहा है। तो ये जो बजट आया है, बजट हो सकता है कहीं 19-20 हो गया हो, 19-20 हो, लेकिन कहीं ना कहीं बजट सबको ध्यान में रखा गया है। चाहे रिस्क एक मिनट, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, और चाहे हर वर्ग के व्यक्ति को ये बजट ध्यान में रख करके रखा गया। और निश्चित तौर पर ये बजट बहुत सराहनीय है। ठीक है शुभकरण जी, जैसे कि आपने कहा कि बाहर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो भारत का ही नाम हो रहा है, लेकिन भारत का नाम तो हो रहा है, उसका भारत में काम होना भी उतना ही जरूरी है शुभकरण जी जितना बाहर नाम होता है। श्याम जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरी परिचर्चा पर लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अब जैसे ही बजट आया विपक्ष की प्रतिक्रियाएं अभी हमें देखने को मिली, और कई सारी प्रतिक्रिया। कोई ये कह रहा है कि सरकार को बचाने वाला ये बजट है, जिस तरह से हमने बिहार और आंध्र प्रदेश पर होता हुआ देखा है। कोई ये कह रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर और आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा झटका लगा था बीजेपी को, उस पर फोकस किया गया है। बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर हर वर्ग को साधने की कोशिश तो की गई है। और क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है कई राज्यों में, तो बिहार और आंध्र प्रदेश पे तो फोकस कर लिया गया। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? मेरे निवेदन ये है कि हमको जब विश्व गुरु के स्थान पर जाना है, हमको जब बनना है, तो ये पहाड़ जैसी ऊंचाई है। तो हमारे एक कहा गया शने पंथा शने कंथा शने पर्वत मस्तके। हमको जब ऊंचाई पर जाना है तो कदम दर कदम ही जाएंगे। जहाँ तक कौशल विकास का प्रश्न है, ये बात ठीक है, लोगों में विकास होना चाहिए, लोगों को युवाओं में रोजगार का काम करने का उनका तकनीक बदलना चाहिए,
उसमें और अच्छे नए नए तरीके शामिल होना चाहिए। पर हमको यह भी समझना चाहिए कि पहले जितने हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थे उससे आज कई गुने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 20-25 साल 30 साल में जितने 40 साल में मेडिकल कॉलेज बने थे, पिछले 10-15 साल में उससे कई गुने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 10 सालों में बन गए। पिछले समय जो सड़क पर किलोमीटर पर डे बनती थी वो आज उससे लगभग 7 गुनी ज़्यादा पर किलोमीटर पर डे बनती है सड़क। और इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या, इंजीनियरिंग का हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं हमारे यहाँ। तो कौशल विकास पर काम तो हो रहा है। पहले जो सरकार थी वो टेक्नोलॉजी खरीदती थी, अभी हम अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं डेवलपमेंट के, वो हम उन पर हमारा ध्यान जाता है। फिर हमने ये तय किया कि अगर 80% आबादी गांव में रहती है, अगर 80% आबादी डेवलप होगी तो पूरा देश अपने आप संपन्न बनेगा। इसलिए सड़कों का विकास हो, शिक्षा क्षेत्रों का विकास हो। स्वास्थ्य केंद्र सबसे नीचे जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 15-20 साल में जितने खुले और अब इन 10-15 सालों में जितने खुले, अगर हम उसकी संख्या देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतर जी। जी और कुछ नहीं, अपने एक अच्छी चीज है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, तो हम आगे निश्चित रूप से भविष्य में विकास देखेंगे। मेरा सिर्फ सरकार से अपील है कि जो छोटा इकोनॉमी है, जो खुद व्यक्ति कमाता है और 2-3 लोगों को रोजगार देता है, ये 5 से 10 लाख रुपए सालाना की इकोनॉमी वाले हैं, इसको अकाउंटिंग की जटिलता, जीएसटी जैसी जटिलता से वो मुक्त करे, कुछ ऐसी पॉलिसी लाए कि वो अपना फोकस बिजनेस पे दे। दीपक जी कुछ करना चाहिए, कुछ आखिर में मैं आपके तस्वीर से देखना चाहूंगा। देखिए, जीएसटी 20 लाख और 40 लाख तक जो जिसकी रिसिप्ट है उसको जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो इसलिए जीएसटी की बात ही नहीं है। जिसकी आमदनी 7 लाख तक है उसको टैक्स लगना नहीं है। अब आप एक मोटा सा अंदाज़ा देखिए, आज से 15 साल पहले आप हेडलाइन पढ़ते थे, इतने किसानों ने कर्जे की वजह से, भुखमरी की वजह से आत्महत्या कर ली। आपने पिछले 10 साल से पढ़ा ऐसा कुछ? जी आप नहीं। जी 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 सर जी। है ना। दूसरी चीज़, हम अगर 10 साल पुरानी चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम आज का डिफरेंस, मैं इनकम टैक्स में डील करता हूँ, मुझे मालूम है कि इनकम टैक्स का रिफंड लेना वॉज ए टेरिफिक जॉब। आज आपको 2 घंटे में, यानी ये 24 घंटे में आपका रिफंड आ जाता है। यानी डिजिटलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। ठीक है, हम माने नहीं माने, इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन ऑलवेज। पहले हमारे पास हेलीकॉप्टर, जगुआर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, डैम के लिए पैसे नहीं होते थे। आज कहाँ से, आप बजट सुन रहे थे, मैडम क्या बोल रही थी, 1 लाख करोड़ इसके लिए, 100 करोड़ इसके लिए, 2 लाख करोड़ इसके लिए, 10 लाख करोड़ इसके लिए। पहले बात क्या होती थी, पैसा क्या पेड़ पे उगता है? तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि वक्त की कमी है और जिस तरह का बजट है और जिस तरह से बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, कहीं ना कहीं भारत की मजबूती के लिए है, लोगों को रोजगार के लिए है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर लंबे समय से जो फोकस रहा है पीएम नरेंद्र मोदी का कि कैसे आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होना है, कैसे दूरगामी सोच के साथ भारत को आगे ले जाना है, ये तमाम सारी चीज़ें इसका समावेश इस बजट में है। लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए हर एक सेक्टर में, और कितना उम्मीदों को ये बजट पूरा करेगा ये आने वाला समय भी बताएगा। सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और जिस तरह से बजट को लेकर हमारी जो चर्चा हुई और बजट में जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके चश्मे से देखा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि बजट कुल मिलाकर यही है कि बजट अच्छा बजट है, बैलेंसिंग बजट है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें अभी और है जिस पर सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी इस खास चर्चा में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।